सीताराम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वो पेपर 1 है यूजीसी नेट का टेस्ट बुकलेट सीरीज पी है। जून में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। इसी का मैं आपके सामने शॉर्ट पेपर लेकर के आया हूँ। मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ। टोटल मैक्सिमम मार्क्स पेपर 1 में 100 नंबर का आता है। टोटल क्वेश्चंस आपके लिए 50 आएंगे। 50 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी आएंगे। आप जब तक इसको ना खोलें, जब तक आपको कहा ना जाए, दिशा निर्देशों का पालन करें, सही तरह से चेक करें। आपको जो हमारा सीट दी जाए उसको सही तरह से फिल करें, उसमें सीरीज जरूर लिखें और गोला जो आप भरते हैं प्रॉपर भरें। जैसे इसमें आपको फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, इस प्रकार से आप भरें। आगे देखिए, अच्छा काम के लिए आपको अंतिम प्रश्न दिया जाएगा। रफ काम के लिए आप केवल काले नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें प्लीज़, और किस कैलकुलेटर या कोई लॉग टेबल आप प्लीज़ ना ले जाएं। अभी गलत उत्तर के लिए आपको कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, अभी से प्रावधान किया गया है। पहले नकारात्मक अंक के लिए प्रावधान था। 2 भाषा में लिखा जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी। अगर हिंदी विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है हिंदी वर्जन में, तो अंग्रेजी जो विवरण है उसको ही फाइनल माना जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं पेपर 1, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कहते हैं आपको 2 नंबर का एक है और सभी कंपलसरी हैं। पूरी बुकलेट आप देख लीजिए। 50x2 लास्ट का फर्क दिया गया है 50 है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए। प्रश्न पत्र नंबर 1, 50 बहुविकल्पी हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज है ये, इसलिए सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा पूरी 18, 19, 20, 2010, 9 तक का, 8 तक का भी, कि आप समझ सकें पैटर्न क्या है, टॉपिक क्या है। इसलिए मैं आपके सामने सीरीज लेकर के आया हूँ। ओके दोस्तों, चलिए। ये शिक्षण पे है। अभी पेडागोगी पढ़ लीजिए, शिक्षण संस्थान पढ़ लीजिए, यूपी टेट या सी टेट में आता है टॉपिक। उसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। अपने सही उत्तर को चुनिए। शिक्षण अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, अंतर है। समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, सही बात है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, नहीं हो सकता ऐसा। शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, यही बात सही नहीं है। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य जो अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, तो F सही है। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने A सही लगा था, C भी मुझे सही लगा, D और E तो प्रॉपर गलत लगा। D कहाँ है? D यहाँ है और D यहाँ है, गलत है। E भी गलत है, तो E यहाँ है, E यहाँ है, बिल्कुल गलत है। जहाँ D E ना हो, देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो सही है। ओके। और शिक्षण अलग अलग होते हैं, तो 3 नंबर सही है। अधिगमकता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत संबंधित होती है? वही है का पूर्व अनुभव। 1 नंबर सही है। मिलान करना है आपको, इसमें 1 को 2 से मिलान करना है। शिक्षण विधि और सफलता प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकता है। देखिए जो A नंबर है, किसका व्याख्यान देना, क्या है? स्पष्ट भाषा में वस्तु का क्या है? संप्रेषण। तो A का 3 नंबर सही है, ये आप देख रहे हैं। B नंबर समूहों में चर्चा, मतलब प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी 5 नंबर सही है। विचार आवेश प्रक्रिया C 2 नंबर सही है। बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना और अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति 1 नंबर सही है। प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों की प्रस्तुति। ओके दोस्तों, ये आंसर 3 नंबर आपका पूरा सही है। आगे देखिए आप दोस्तों, पेज फिनिश कर देता हूँ मैं आपसे।
नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए अपने उत्तर चुनिए। कौन सही बताना है? शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक कक्षा में पाठ्यक्रम कैसे पूरा करने के बाद एग्जाम लेगा तब ग्रेड देगा? सुन रहे हैं? तो ये पूरा ही गलत है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, हो सकता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, नहीं। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, बात सही है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है, सभी स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकता के अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, हो सकता है। तो ए नंबर तो पूरा ही गलत है, जहाँ ए हो वहाँ छोड़ दीजिए, ए गलत पूरा गलत हो गया आपको। अब ये शिक्षक इकाई परीक्षण में आप ना समझ पाए तो अब ए तो यहाँ गलत हो गया आपका। अब ये कहता है कि 3 माह में, जरूरी नहीं कि 3 माह में हो सके, ये भी गलत है। तो अब आप देख रहे हैं कि इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, नहीं हो सकता है कि एक बार ले लिया हो गया। तो यहाँ पे ए सी और ई ना हो वो गलत है, तो इसमें नहीं है, बी डी एफ ही सही है। समस्त 5 नंबर, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, सही उत्तर चुनिए। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, 3 नंबर सही है। फिर कहता है मिलान कीजिए, मिलान कर देंगे। मौलिक शोध क्या होता है? मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम से भावोत्पादक व्याख्या का विकास करना, तो ए का 2 नंबर सही है। और बी नंबर वृहद शोध क्या होता है? विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना, बी का 4 सही है। और क्रियात्मक शोध क्या होता है? हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से पिछली स्थिति में सुधार लाना, सी का 3 सही है। और मूल्यांकन परक शोध क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप के अनुभव का पता लगाना, जी सही है। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं वो इसका नंबर ए नंबर पूरा सही है। आगे देखिए दोस्तों, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है? शोध रणनीति, नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना, 4 नंबर सही है। शोध का पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है? 2 नंबर सही है। समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना करना, प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का रूप में परीक्षण करना। ठीक है, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है? साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है? 3 नंबर सही है, शोध सम्मेलन में भागीदारी। 10वें का 3 सही है। ये एक वो 10 देखा आपने, शिक्षण संस्थान से आया, शिक्षण कार्यविधि से आया, 10 क्वेश्चन है। गैस बंदा एक पैसेज आएगा आपके सामने, हमेशा एक पैसेज आएगा, आप पैसेज पढ़ने की क्षमता रखिए। पैसेज आप कैसे पढ़ेंगे? आप बुक्स पढ़िए, हर प्रकार की बुक्स पढ़िए, कहानियों की नहीं, इकोनॉमी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए। बुक्स पढ़ने के बाद आपको पढ़ने की जो क्षमता है बढ़ेगी, समझने की क्षमता और तेज बढ़ेगी। मैं फटाफट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो यदि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियाँ विकसित करनी है तो उसको 3 गतिशील आयामों, जनता, सर्वांगीण अर्थव्यवस्था और सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये प्रौद्योगिक आवश्यकताएं एक चौथे आयाम समय पर भी ध्यान रखती हैं। थोड़ा सा जो चीज़ें पता है आपको उसे थोड़ा हाईलाइट करते रहिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ओके दोस्तों, आपको क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा।
करती हैं। चौथे आयाम को समय पर ध्यान रखती हैं। फिर उसका देखते हैं 3 गतिशील आयामों, थोड़ा इनको हाईलाइट कर लीजिए। जो व्यवसाय व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक गतिशीलता से निःशस्त हैं, जो निरंतर बदलते लक्ष्यों की ओर अग्रसर हैं। हमारा यह मानना है कि चौथे आयाम के संदर्भ में जनता की आकांक्षाओं में निरंतर हो रहे परिवर्तन, वैश्विक संदर्भ में अर्थव्यवस्था तथा सामूहिक महत्व वाले हित के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। मानव इतिहास के मूल में प्रौद्योगिकी विकास समया रहता है और उसके उपयोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में प्रौद्योगिकी शक्तियाँ अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करने तथा मानव कौशलों को अद्यतन बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकियों के व्यापक अनुप्रयोग के बिना हम आने वाले समय में अपने लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। देश के सामरिक शक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संलग्नताएं विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद से अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। कई मूल अनुच्छेदों में स्वयं भारत की शक्ति उसको भू राजनीतिक संदर्भ में यथोचित शक्ति की स्थिति में रखती है। एक विकसित देश बनने की आकांक्षा किसी भी देश के लिए विभिन्न सामरिक प्रौद्योगिकियों में शक्ति संपन्न होता है एवं स्वयं की सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से उन्हें निरंतर अद्यतन करते रहने की सामर्थ्य भी आवश्यक है। जन अभिमुखी कार्यों के लिए भी, चाहे विशाल स्तर पर उत्पादनशील रोजगार का सृजन हो या जनता की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो या फिर जीवन यापन की बेहतर स्थितियाँ हों, दोनों दृष्टियों से प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण आगत है। प्रौद्योगिकी पर अपेक्षाकृत अधिक बल की अनुपस्थिति से निम्न स्तरीय उत्पादकता हम देखते हैं और मूल्यवान व्यक्ति संसाधनों की बर्बादी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। निम्न स्तरीय उत्पादकता निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन से जुड़े क्रियाकलाप अंतर गरीब लोगों को सबसे अधिक हानि पहुँचाते हैं। हमारी जनता को एक नए जीवन तक पहुँचाना है और वह जीवन प्रदान करना है जिसके लिए वह हकदार है। इस बारे में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता करणीय होता है, महत्वपूर्ण है। व्यापार और जीडीपी में वृद्धि से एक बड़ी आर्थिक शक्ति होने का आकांक्षी भारत विदेश में डिजाइन किए गए निर्मित चंद्रकी की परियोजनाओं की शक्ति केवल संयंत्र मशीनरी उपकरण और तकनीकी के ज्ञान के बल पर सफल नहीं हो सकता। अल्पकालीन यथार्थों पर ध्यान देते हुए हमारे उद्योगों में मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीतियों द्वारा प्रौद्योगिकी शक्तियों को विकसित करना विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि चौथे आयाम को इंगित करता है। क्या चौथे आयाम में? जन आकांक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, अर्थव्यवस्था और सामरिक हित। क्वेश्चन पढ़ा, आपने समझा, ये आंसर है। आर्थिक उत्पादक रोजगार प्रदान करने के लिए आवश्यक है प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग किया जाए, सभी को उसका अनुप्रयोग का फायदा मिले। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति में किसका मार्ग प्रशस्त होता है? मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी, अत्यंत गरीब लोगों से अधिक नुकसान होता है। ये मतलब बिल्कुल सही, डी तीनों में डी है। और फिर देखा निम्न स्तरीय मूल्य संवर्धन, जहाँ डी और सी दोनों हो, अधिकतर जगह है। यहाँ अगर डी नहीं है और बी नंबर भी सही है। ए तो बिल्कुल ही गलत है, ए जहाँ जहाँ वहाँ छोड़ दीजिएगा, इसमें नहीं है, बस सही है। प्रौद्योगिकी आगतों के लाभ का परिणाम होता है हमारे लोगों की गरिमामयी जीवन तक पहुँचाना और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है संकेंद्रित प्रौद्योगिकी शक्ति का विकास करना और कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका रहा? चयनात्मक ध्यान। देखा आपने 6 क्वेश्चन पैसे से आया, आपने ध्यान से पढ़ा, फिर से पढ़े, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा आपको समझाने के चक्कर में। 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़े मुश्किल से और आपको आंसर आ जाएगा। फिर 17 नंबर देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। कथन है तर्क संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहितार्थ छात्र अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। ए गलत है लेकिन आ सही है। फिर अभी कथन उत्तर कहता है कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करने की स्वाभाविक क्षमता है, ऐसा हो नहीं सकता। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। ए गलत है, आ सही है। फिर कहता है कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयनकारी प्रक्रिया है। हाँ हो सकता है। कोई भी शिक्षक की मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता कि छात्रों की अनुक्रियाएं उद्देश्य होती हैं। आर गलत है, ए ही सही है। अब मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन समुच्चय सही है?
अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीपित कर सकते हैं। ये सही। संप्रेषण की एक अर्जित क्षमता है। संप्रेषण स्वयं समाधान नहीं है, बात सही है। और संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता है, बात सही है। ए बी सी डी सही। अब ये रीजनिंग क्वेश्चन आए हैं, क्या है पता है? 1, 5, 15, 29। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब 47 आएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आया, या सोच लीजिए कि कैसे आया, कौन सा सीरीज है ये जो आया, प्लीज बताइए मुझे। ठीक है, रीजनिंग का है, नॉर्मल क्वेश्चन तरह आंसर है। तब ये भी रीजनिंग है। ए बी डी जी जे के एच एम एस एम टी बी एस बी एल जेड के डब्ल्यू, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब वाराणसी का कोड दिस है, कोलकाता का कोड क्या होगा? इसी का इससे बड़ा कनेक्शन है और इसका ये आ जाएगा। ओके, यू वी डब्ल्यू आया, जब वी के बाद डब्ल्यू आया तो के बाद क्या आता है? एल आता है। एक तो यही हो गया। यहाँ ए बी आता है, ए बी के बाद सी आया, तो बी छोड़ के सी आया, तो अब ओ एम एन ओ पी छोड़ के क्यू आएगा। लो, हो गया सही, चौथा नंबर सही है। ये मैं एक सीरीज लेके आके आऊँगा आपके सामने, उसमें आपको बहुत डिटेल्स में होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रीजनिंग क्वेश्चन है। कितने आ गए? 1, 2, 3 आ गए ऐसे। ये भी भाई बहन रिश्ते में आया है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता में दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला राकेश की क्या लगती है? बहन लगती है। नॉर्मल क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का अनुपात 2/5 है। दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्या याद कीजिए। मान लीजिए संख्या है x/y है इक्वल टू 2/5 है। से आप कर सकते हैं x/y इक्वल टू 2/5, तो x + 16/y + 16 इक्वल टू 1/2। दोनों आ जाएंगे, संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किसी एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है। इस प्रकार कान के दर्पण पर उस पर पड़ने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। तो क्या है? सदात्मकता है। बताइए आधार वाक्य, ये निष्कर्ष ये। अंधकाश नर्तक शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन अंधकाश गायक नर्तक हैं। क्या सही निकलेगा निष्कर्ष? बी और सी। अंधकाश जो नर्तक हैं वो गायक हैं, ये हो सकता है। और अंधकाश शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति जो होंगे वही नर्तक है। कौन सा आज्ञानात्मक तक में पूर्व कल्पित है? व्यक्ति की समरूपता। अब ये भी वही रीजनिंग है। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाए तो किस आधार पर वाक्य आधार वाक्यों को सुनिश्चित रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? सही कूट का चयन कीजिए। कि सभी पालतू पशु खूंखार होते हैं और अंधकाश पालतू पशु खूंखार होते हैं। कोई पालतू पशु खूंखार नहीं होते, गलत है, हो नहीं सकता। कुछ पालतू पशु खूंखार नहीं होते, ये भी बात सही नहीं। खूंखार कभी भी हो सकते हैं। ए और बी सही। थोड़ा इसमें सोचना है आपको। वेन चित्त के संदर्भ में सही नहीं है। एक निरपेक्ष न्याय वाक्य मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर ही सही है। अब एक टेबल आएगी, टेबल वाला क्वेश्चन पक्का आएगा आपके सामने, जो आपको पता लगाना है। इसी देश के लिए 5 वर्षों में 12 से 16 तक के चावल के उत्पादन, निर्यात, प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे में जो आंकड़े आए हैं नीचे हैं। तालिका में देखे आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 31 से 35 को उत्तर दीजिए। बहुत नॉर्मल, एक बार समझ जाएंगे तो हो जाएगा। ये चावल का वर्षवार उत्पादन निर्यात प्रति व्यक्ति उपभोग है 12, 13, 14, 15। इसमें कहा गया 2012 में उत्पादन हुआ है इतना, निर्यात इतना, प्रति व्यक्ति उपभोग ये था। इस प्रकार से 12 से 16 कर दिया गया है। और इसमें दिया गया प्रति व्यक्ति उपभोग का फॉर्मूला भी दे दिया इन्होंने कि उपभोग मिलियन किलोग्राम में बटे जनसंख्या मिलियन में, और उपभोग मिलियन किलोग्राम में क्या होता है? उपभोग उत्पादन
माइनस निर्यात। अब जनसंख्या आपको देखनी है क्या है क्या नहीं है। क्या क्या किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको प्रतिशत का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2014 में किस देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी? 2014 में मिलियन में 2.79। फॉर्मूला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आप रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब प्रति व्यक्ति उपभोग ये है और उपभोग मिलियन किलोग्राम में आप देख ही रहे हैं, उससे आपका जनसंख्या मिलियन में आ सकता है। और उपभोग जो है वो आप निकाल कैसे सकते हैं, वो आप उत्पादन में निर्यात माइनस कर देंगे तो आपकी जनसंख्या उपभोग मिलियन किलोग्राम में आ जाएगा। और उसके बाद आप फॉर्मूला रखेंगे तो आपकी जनसंख्या आ जाएगी। किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था तो दिखाई पड़ रहा है आपको 2014 में, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इसकी जनसंख्या किस वर्ष सर्वाधिक थी। ये आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2016 में। 12-16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था? 100.1। ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ICT केवल क्यों सही है? ICT के अंतर्गत परिणामी प्रौद्योगिकी सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत सब 10 दूरभाष कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है, अधिक लघु है, अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपभोग करता है। किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का। ईमेल में स्वामी को संदेश भेजने पर कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? ये भेजा गया @ram@com, swami@com, रामा। कैसे बचाएंगे? ram@test.com, ravi.test.com। स्वामी को संदेश मिलने पर तो स्वामी को इन्हीं लोगों से राम को मिला, राज से मिला और रवि हो गया। ओके दोस्तों, राम, राज और रवि। भंडारण के निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए और इसमें लघुत्तर इकाई से प्रारंभ करते हुए अधिकतम इकाई को चलें। सबसे पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए अधिकतम इकाई तक चलें। सबसे पहले छोटा बिट, उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट और सबसे बड़ा टेराबाइट। कंप्यूटर मेमोरी बारे में इनसे कौन सा कथन सही है? केवल क्यों सही है? रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। अब थोड़ा साइंस का आ गया है, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, बायो रिलेटेड। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई एश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? 3 में 4 में करते हैं, A, B, C भी में करते हैं। सूक्ष्म पोषक रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, ईट उद्योग में। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता? सूखे का। अभिकथन और तर्क में है अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। ऐसा तो होता है लेकिन थोड़ा देखना पड़ता है। ये और दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों को सही क्रम बताइए। ताप विद्युत संयंत्र TPPP, जल विद्युत संयंत्र परियोजना LHP, परमाणु ऊर्जा NE, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा, लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। TPPP सबसे बड़ा,
LHP से छोटा, आदि से छोटा और NE सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा तो वैसे आदि NE होना चाहिए परमाणु ऊर्जा, लेकिन यूज नहीं करते ना। यूज कहाँ करते हैं? सर ताप विद्युत वाला संयंत्र यूज कर TPP इस मतलब दे गया। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना गया? अशोधित वाहित मल। बिल्कुल बात सही है। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा पढ़ाई किन देशों के बाद आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आती है और यूनाइटेड किंगडम के बाद आती है। थोड़ा सा ये करंट अफेयर्स से भी है। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में किसमें PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए? IIT और IISc में। विपक्ष के नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। B नंबर सही है। तब दूसरा नंबर ABC सही है। केंद्रीय सूचना आयोग का, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। जेंडर बस्टिंग बारे में कौन सा कथन सही है? B और D सही है। इससे महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक बजटिंग नव उन्मेष है। भारत में नागरिक केंद्रित शासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? A और B बाधाएं हैं। सरकारी नौकरशाह के सख्त और अन्य अभिवर्ती कानूनों और नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन। 14 नंबर सही है। दोस्तों ये टॉपिक था। आपने देखा कुछ रीजनिंग आई, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन उसके आए, 5 क्वेश्चन आपके सामने पैसेज के आए, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के आए। तो यही पेपर 1 है। अगर आपने इस टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आप पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं सीरीज लेके आया हूँ, पहला पेपर, नेक्स्ट पेपर भी आपके सामने लेके आता रहूँगा, जैसे आप देखेंगे। बस आपको एक माइंड वॉश हो जाएगा। आप बस वही टॉपिक पढ़िए और UGC नेट का पहला पेपर आप आसानी से क्लियर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।